दोस्तों रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कई दिनों से सुर्खियों में है। वहीं बिगड़ते हालात को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने हाल ही में इमरजेंसी सेशन कंडक्ट किया था, जहां रशिया के एक्शंस के खिलाफ वोटिंग की गई। दोस्तों वोटिंग में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज रशिया के अगेंस्ट वोट करते हुए दिखे, लेकिन 35 नेशंस ऐसे भी थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिनमें इंडिया भी शामिल है। जहां दुनिया के अधिकतर देश रशिया के अगेंस्ट उसके एक्शंस की निंदा में खड़े हैं, वहीं इंडिया ने वोटिंग में हिस्सा न लेकर रशिया का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होने का सबूत दिया है। इंडिया का यही स्ट्रॉन्ग स्टैंड वेस्टर्न लीडर्स को आज बहुत खटक रहा है। इतना ही नहीं, इंडिया के इस एक्शन को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। यूनाइटेड नेशंस को उम्मीद थी कि इंडिया का रशिया के अगेंस्ट वोट मायने रख सकता है, तो आखिर क्यों इंडिया ने रशिया का सपोर्ट किया? दोस्तों क्या आप जानते हैं, जहां रशिया इंडिया का एक क्रूशियल डिफेंस पार्टनर है, वहीं रशिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में इंडिया के समर्थन में अपनी वीटो पावर का कई बार इस्तेमाल किया है। बल्कि 1957 से अब तक ये एक या दो नहीं, कुल 6 अवसर ऐसे हुए हैं जब रशिया ने अपनी वीटो पावर से इंडिया के खिलाफ लाए गए यूएन रेजोल्यूशंस को ब्लॉक किया है। क्या थे वो रेजोल्यूशंस जिनके अगेंस्ट रशिया ने वीटो पावर का यूज किया, और रशिया के वीटो पावर किस तरह क्रूशियल सिचुएशंस में भारत के लिए मददगार साबित हुए हैं? दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यूएसएसआर के रूप में रशिया कब कब इंडिया के साथ उसके सपोर्ट में खड़ा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस के 6 मेजर यूनिट्स में से एक यूनिट है। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें 5 मेंबर्स यानी कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका परमानेंट मेंबर्स हैं, और बचे हुए 10 मेंबर्स 2 सालों के पीरियड के लिए रीजनल बेसिस पे इलेक्ट किए जाते हैं। यूएनएससी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है, जैसे पीस कीपिंग ऑपरेशंस एस्टैब्लिश करना, इंटरनेशनल सैंक्शंस को लागू करना और मिलिट्री एक्शन को ऑथराइज करना। यूएनएससी के प्रस्ताव सभी यूएन मेंबर्स पे बाइंडिंग होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूएनएससी के मेजॉरिटी मेंबर्स किसी रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करते हैं तो सभी मेंबर्स को उस डिसीजन का पालन करना होता है। इसके अलावा परमानेंट मेंबर्स के पास किसी भी सब्सटेंशियल रेजोल्यूशन यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन को वीटो करने की पावर होती है। लेकिन ये वीटो क्या होता है? दोस्तों वीटो दरअसल एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है आई फॉरबिड, यानी मैं मना करता हूँ। अपने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स किसी भी महत्वपूर्ण डिसीजन को लागू होने से रोक सकते हैं। अगर कोई एक परमानेंट मेंबर भी अपनी वीटो पावर को अप्लाई करता है तो वो रेजोल्यूशन वहीं कोलैप्स हो जाता है। इसी कारण कई एक्सपर्ट्स वीटो शक्ति को कंट्रोवर्शियल मानते हैं। वीटो के समर्थक इसे इंटरनेशनल स्टेबिलिटी का प्रमोटर मानते हैं, मिलिट्री इंटरवेंशंस के खिलाफ एक कंट्रोल और यूएसए के वर्चस्व के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच समझते हैं। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि वीटो यूएन का सबसे अनडेमोक्रेटिक तत्व है। साथ ही वीटो युद्ध अपराधों और ह्यूमैनिटी के खिलाफ अपराध पर निष्क्रियता का मुख्य कारण है, क्योंकि ये परमानेंट मेंबर्स और उनके सहयोगियों के खिलाफ यूएन की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से रोकता है। खैर यही वो वीटो पावर है जिसका इस्तेमाल कर रशिया ने 1950s और 1970s के बीच 6 बार इंडिया के खिलाफ यूएनएससी रेजोल्यूशन को आगे बढ़ने से रोका। आखिर वो यूएनएससी रेजोल्यूशंस क्या थे, आइए देखते हैं अगले सेक्शन में। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान 1947 वॉर के बाद दिसंबर 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर इशू को यूएन चार्टर के आर्टिकल 35 के अंडर यूनाइटेड नेशंस के सामने रखने की बात कही, जिससे पीस बरकरार रहे और सिचुएशन और खराब ना हो। इसलिए इंडिया ने 1 जनवरी 1948 को इस इशू का यूएनएससी से समाधान मांगा। कश्मीर इशू रिजॉल्व करने के लिए यूएनएससी ने यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान यानी यूएनसीआईपी को सेटअप किया, लेकिन यूएनसीआईपी के थ्रू भी कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन सामने नहीं आया और इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ते गए। उसके बाद पाकिस्तान ने 1957 में फिर से यूएनएससी में कश्मीर का मुद्दा रखा। पाकिस्तान के लिए यूएनएससी में अपील करने का मुख्य कारण नवंबर 1956 में इंडिया द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अपनाना था। कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा है और रहेगा। 1957 में यूएनएससी ने कश्मीर डिस्प्यूट को लेकर 3 बार रेजोल्यूशंस इनिशिएट किए। फरवरी 20, 1957 के दिन ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, यूके एंड यूएसए रेजोल्यूशन लाए, जिसमें यूएनएससी के प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करते हुए कहा गया कि वो इंडिया और पाकिस्तान से मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए कहें। इसके लिए दोनों देशों को विवादित क्षेत्र से अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुलाने के लिए राजी करने का भी सुझाव दिया गया। बल्कि एक प्रस्ताव ये भी था कि यूएन को कश्मीर में टेम्परेरी अपनी सेना तैनात करनी चाहिए। सोवियत यूनियन ने इस प्रस्ताव के खिलाफ अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया और रेजोल्यूशन को पास होने से रोक दिया। दोस्तों ये समझना जरूरी है कि इंडिया को इस वीटो से क्या फायदा हुआ।
दरअसल इंडिया को कोई गारंटी नहीं दी गई थी कि सेना वापस बुलाने के बाद पाकिस्तान मिलिटेंट्स दोबारा हमला नहीं करेंगे। साथ ही इंडिया के पास इस बात का भी कोई एश्योरेंस नहीं था कि इंडियन ट्रूप्स के साथ साथ पाकिस्तान भी अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लेगा। इसके अलावा अगर यूएन अपनी सेना तैनात कर देता तो ये इशू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पिसता चला जाता और इंडिया को नुकसान के सिवा कुछ और हासिल नहीं होता। इसलिए रशिया का वीटो इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। सोवियत यूनियन ने अपना अगला वीटो 1961 में इस्तेमाल किया। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आशा थी कि गोवा के पॉपुलर मूवमेंट और दुनिया भर के पब्लिक ओपिनियन के दबाव में गोवान पोर्टुगीज अथॉरिटीज गोवा को इंडिपेंडेंस ग्रांट कर देंगे, लेकिन इंडिपेंडेंस के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से पंडित नेहरू ने ऑपरेशन विजय के तहत फोर्स का इस्तेमाल करके गोवा और दमन एंड दीव को इंडिया में वापस लेने का निर्णय लिया। दिसंबर 1961 में लगभग 36 आवर्स तक एयर, सी और लैंड स्ट्राइक्स होते रहे, जिसके बाद इंडिया ने पोर्टुगल का 451 ईयर्स का शासन समाप्त करके गोवा और दमन एंड दीव पर जीत हासिल की। इसी गोवा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर 18 दिसंबर 1961 के दिन पोर्टुगल ने यूएनएससी में डिबेट की रिक्वेस्ट की। डिबेट के बाद लाइबेरिया, सिलोन और यूनाइटेड अरब रिपब्लिक ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया कि भारत में पोर्टुगल द्वारा क्लेम किए गए एनक्लेव्स अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है और भारत की एकता के रास्ते में बाधा है। रेजोल्यूशन ने सिक्योरिटी काउंसिल को पोर्टुगल द्वारा इंडिया के खिलाफ लगाए गए आरोप को अस्वीकार करने के लिए भी कहा और पोर्टुगल को हॉस्टाइल एक्शन समाप्त करने को भी कहा गया। हैरत की बात यह है कि इस रेजोल्यूशन का विरोध 7 मेंबर्स ने किया और केवल सोवियत यूनियन ने भारत का समर्थन किया। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के विरोध करने की वजह से ये रेजोल्यूशन फेल हो गया। इसके बाद फ्रांस, टर्की, यूके एंड यूएसए ने दूसरा रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया, जिसमें यह कहा गया था कि पहले युद्ध के कार्य को खत्म किया जाए। दूसरा, भारत से 17 दिसंबर 1961 के पहले की स्थिति पर तुरंत अपनी सेना वापस लेने को कहा गया। और तीसरा, इंडिया और पोर्टुगल के ऊपर यूएन चार्टर के अनुसार पीसफुल तरीके से परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने पर जोर डाला गया। इस रेजोल्यूशन को 7 मेंबर्स ने सपोर्ट किया, जिसके कारण ये रेजोल्यूशन पास हो सकता था, लेकिन यूएसएसआर ने अपने वीटो पावर का इक्का फेंका और इस रेजोल्यूशन को फेल कर दिया। दोस्तों, जाहिर है अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता तो शायद आज भी गोवा और दमन एंड दीव पोर्टुगीज के गुलाम होते। और जहां तक पीसफुल मीन्स पर जोर देने की बात है तो आप जानते हैं कि इंडिया ने आज़ादी के बाद 14 ईयर्स तक इंतजार किया कि पोर्टुगल गोवा को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे। जब उसने ऐसा नहीं किया तब फाइनली इंडिया को अपनी सेना का इस्तेमाल करना पड़ा। इनफैक्ट यूएनएससी में डिबेट के दौरान सोवियत एम्बेसडर वेलियन जोरेन ने यहां तक कहा, पोर्टुगल के रक्षक यूएन के हितों के पक्ष में नहीं बल्कि कॉलोनियलिज्म के पक्ष में है, जो कि 20वीं शताब्दी का सबसे शर्मनाक दर्शन है। कश्मीर का मुद्दा यूएनएससी में 1962 में एक बार फिर उठाया गया। तब सोवियत यूनियन ने तीसरी बार इंडिया के सपोर्ट में वीटो अप्लाई किया। 1 जनवरी 1962 को पाकिस्तान ने फिर से यूएनएससी से कश्मीर के सिलसिले में अपनी मीटिंग की रिक्वेस्ट की, लेकिन इंडिया का कहना था कि ऐसी मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, यूएनएससी ने 1 फरवरी 1962 को इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन पर डिस्कशन रखे। इसके अलावा 27 अप्रैल और 22 जून 1962 के दरमियान भी कई मीटिंग हुई। 22 जून 1962 के दिन ही अमेरिका के सपोर्ट के साथ आयरलैंड ने सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रेजोल्यूशन लाया, जिसमें भारत और पाकिस्तानी सरकारों से कश्मीर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की डिमांड की गई। इसमें कहा गया कि दोनों सरकारों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे बातचीत के जरिए समझौते किए जा सकें। यूएसएसआर ने इस प्रपोजल के खिलाफ वीटो पावर इम्पोज किया, जिसके कारण रेजोल्यूशन डिफीट हो गया। दोस्तों, इंडिया को डायलॉग इनिशिएट करने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इंडिया ये भी जानता था कि आपसी बातचीत से कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा और डायलॉग प्रोसेस खिंचता चला जाएगा, जिसके कारण इंडिया का फर्दर लॉस हो सकता है। इसके अलावा वेस्टर्न पावर्स उस समय पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करते थे और इंडिया को अपोज करने के लिए कोई ना कोई इशू ढूंढते रहते थे। सोवियत यूनियन के वीटो से इंडिया को यही फायदा हुआ कि कश्मीर का मैटर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कटघरे में जाने से बच गया। सोवियत यूनियन ने अगले 3 वीटो 1971 में इस्तेमाल किए, जब इंडिया ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में बांग्लादेश की मदद करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जंग में जीत दर्ज की। बांग्लादेश हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन 1971 से ईस्ट पाकिस्तान अपने खुद की कंट्री बनाने की कोशिश में था। जब बंगाली पार्टी अवामी लीग ओवरऑल पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में जीत गई थी तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याया खान को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान पर ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत 25 मार्च 1971 अटैक्स लॉन्च कर दिए। पाकिस्तान से लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए इंडिया के बंगाल में छुपने लगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत को आज़ाद हुए अभी 24 ईयर्स ही हुए थे
और अब रेफ्यूजी क्राइसिस का इतना बड़ा चैलेंज उसके सामने आ गया। रेफ्यूजी कैंप्स में पुअर सैनिटेशन और खाने की कमी के कारण काफ़ी दिक्कतें होने लगी। इंडियन गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि उसे पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ जंग करनी ही पड़ेगी। इंडिया ने फैसला लिया कि उसे ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कराने में बांग्लादेश फोर्सेस का साथ देना होगा ताकि रेफ्यूजीज वापस अपने घर जा सकें। उस समय पाकिस्तान और यूएसए के बीच बेहतरीन रिलेशंस होने के कारण यूएसए उसे सारी मिलिट्री हेल्प मुहैया करा रहा था, जबकि भारत के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग अलाई नहीं था जो उसे वॉर में हेल्प करता। ऐसे मुश्किल वक्त में सोवियत यूनियन, जिसने पहले यूएन में कई मौकों पर अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करके भारत की मदद की थी, इंडिया के दोस्त के रूप में सामने आया। 9 अगस्त 1971 को रशिया और इंडिया ने ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया, जिसका 1971 वॉर पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। इसी इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर को लेकर यूएनएससी में पहला रेजोल्यूशन यूएसए ने 4 दिसंबर 1971 के दिन रिप्रेजेंट किया। इस प्रस्ताव में अमेरिका ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर यानी युद्ध विराम लागू करने की मांग की, जिसके खिलाफ रशिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। 5 दिसंबर 1971 के दिन एक बार फिर यूएनएससी के कई मेंबर्स ने यूएनएससी के सामने रेफ्यूजीज की वापसी की सुविधा के लिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर सीज फायर का रेजोल्यूशन रखा। यूएसए की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए यूएसएसआर ने 5वीं बार इंडिया को सपोर्ट किया और रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया। कुछ दिन बाद 13 दिसंबर 1971 को यूएसए द्वारा स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन में भारत और पाकिस्तान की सरकारों से सीज फायर और अपने अपने क्षेत्रों में बलों की वापसी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया गया। रशिया ने इसे भी पास नहीं होने दिया और अपनी वीटो पावर से रेजोल्यूशन को डिफीट कर दिया। इस कदम से भारत को बहुत मदद मिली और उसने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर आसानी से जीत हासिल कर ली। दोस्तों, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ही पाकिस्तान को सारी मिलिट्री हेल्प दे रहा था और यूएनएससी में भी अमेरिका ही रेजोल्यूशंस प्रेजेंट कर रहा था। इंडिया सीज फायर कर भी देता तो कोई गारंटी नहीं थी कि यूएसए पाकिस्तान की हेल्प नहीं करता या पाकिस्तान भी सीमा से अपने ट्रूप्स पुल बैक कर लेता। दोस्तों, आज इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोटिंग से दूर रहने का फैसला किसी दबाव या डर में रहकर नहीं लिया है, बल्कि ये डिसीजन बहुत सोच विचार के बाद दुनिया के सामने पेश किया गया है। पूर्व सोवियत यूनियन और वर्तमान रशिया ने हमेशा यूएनएससी में भारतीय हितों का ध्यान रखा है और जरूरत के समय वीटो का इस्तेमाल करने से भी नहीं कतराया, बल्कि रशिया उन देशों में से है जो यूएनएससी में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप के प्रयास का समर्थन करता आया है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा।